नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बनर्जी। किसी ने कितना खूब कहा है कि पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है और आजकल खुली हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है। वाकई में वक्त बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, हम थोड़े थोड़े सख्त हो गए हैं, तुनक मिजाज हो गए हैं। कई बार शायद रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी अहमियत लिए वो होते हैं। हम शायद कई बार ये भी भूल जाते हैं कि किन की उंगली पकड़कर हम खड़ा होना सीखे हैं, संभलना सीखे हैं, आगे बढ़ना सीखे हैं और इतना बढ़ गए हैं कि पीछे मुड़कर शायद कई बार हम अपने बड़े बुजुर्गों को नहीं देख पाते। वाकई में इस बारे में सोचना चाहिए, सोचने की ज़रूरत है। लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो भले ही उम्र की उस पड़ाव पर आ चुके हैं जब हम उन्हें या समाज में लोग उन्हें बुजुर्ग कहते हैं, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रूप से व्यस्त हैं, अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं और हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। आज एक ऐसे ही बेहतरीन फनकार से आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं, उनसे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ काजी तनवर जी, यहाँ पर तनवीर जी मौजूद हैं। काजी तनवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप शायर हैं, कवि हैं, कई किताबें आपने लिखी हैं और धीरे धीरे इस कार्यक्रम में बातचीत के दौरान और भी बहुत कुछ उनके बारे में हम जान जाएंगे। काजी जी, सबसे पहले चूँकि ग्वालियर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ग्वालियर से आए हैं, ग्वालियर के लोगों के लिए कहा जाता है कि थोड़े सख्त होते हैं, चंबल की हवा ही कुछ ऐसी होती है। तो वहाँ से निकलते हुए किस तरह से एक शायर आप बने और एक कवि आप बने और इश्क शायरी से, कविता से कब शुरू हुआ? मुझे याद आता है कि दिल्ली जाना हुआ था और एक रैली में, तो लाल किले के मैदान में बसेस खड़े करने का जगह थी, पार्किंग थी। वहाँ था मैं, तो एक ऑल इंडिया रेडियो से एक प्रोग्राम चलता था फौजी भाइयों के लिए जी। तो एंकर ने गीत प्रस्तुत करने से पहले एक शेर पढ़ दिया उसमें, और वो शेर ये था, और मौसम भी उसी तरह का था, बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही थी। उसने शेर पढ़ा था एंकर ने कि गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। वाह, सुंदर। वहाँ से मिजाज बना और मेरे उस्ताद प्रोफेसर निसार इटावी, उनकी चार पंक्तियों ने प्रभावित किया। उन्होंने कहा था कि तुम आदमी हो तो मरकर भी उनके काम आओ, जिन्हें नसीब नहीं धज्जियां बदन के लिए। तुम आदमी हो तो मरकर भी उनके काम आओ, जिन्हें नसीब नहीं धज्जियां बदन के लिए। किसी यतीम की पोशाक इससे सिलवा दो, किसी यतीम की पोशाक इससे सिलवा दो। नया लिबास जरूरी नहीं कफन के लिए, नया लिबास जरूरी नहीं कफन के लिए। वाह, बहुत गहरी बात है, बिल्कुल। और वो जमाना ये था, कब की बात है? हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी। वो जमाना था चाइना वार, और उसके बाद में जो है वो 60s। हाँ, 62 की बात है। उसके बाद में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उसने दिमाग को हिला दिया असल में, और उन पर भी मेरी रचनाएं थीं। और उसके बाद में मेरा राष्ट्रीय गीत जो हुआ वो कंप्लीट तौर पर 68 में मंजर आम पर आ गया था। और उस राष्ट्रीय गीत का जो प्रारंभ का पहला गीत राष्ट्रीय गीत था मेरा, मेरी पहचान था, तो मैं उसकी एक आध मुखड़ा और एक आध बात बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहेंगे हम। चूमता है कदम तेरे झुक कर गगन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। चूमता है कदम तेरे झुक कर गगन। बंद सुने। हर तरफ तेरे खेतों की हरियालियां, तोड़ता है धनक जिन पे अंगड़ाइयां। सारे जग से निराला तेरा बांकुपन,
मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। एक मिनट और सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली अजमेर में नूर ही नूर है, सुबह मथुरा बनारस की मशहूर है, गोद में तेरे बहती हैं गंगो जमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, सारे जग से निराला तेरा बांकुपन। तो ये उस दौर बहुत से खूब, शुरुआती एक दौर। तस्वीर बन गई पूरे देश की, मेरे देश की एक तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर आपने बना दी। तो वहाँ से ये सफ़र हम कहें कि शुरू हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना भी चाहूँगी कि विश्व धर्म संसद जो है नेपाल में मुख्यालय है, वहाँ से 1993 में आपको सम्मानित किया गया। बेहद बड़ी बात है, हम सभी के लिए गौरवान्वित होने वाली ये बात है। और एक और बेहद ख़ास बात, 1995 में जब महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हुआ करते थे, उन्होंने भी आपको राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया था। तो क्या वो जब आप वहाँ गए और सम्मानित हुए, तब क्या आपको लग रहा था, कैसा आप महसूस कर रहे थे? आपने बड़ा अतीत में पहुंचा दिया मुझे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा विद्वान राष्ट्रपति थे। बिल्कुल। उन्होंने जिस भाव से शाल पहनाया राष्ट्रपति भवन में, वो एक अद्भुत दृश्य था। जब वो शाल पहना रहे हैं, उस वक्त मेरे कानों ने सुना, वो कह रहे हैं, काजी तनवीर साहब आप हीरे हैं, आप देश के रत्न हैं, वाह। आप देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये मेरे कानों ने सुना, मैं उस वक्त से मिट्टी का ढेर हो गया। कोई आकांक्षा नहीं बची, कोई ख्वाहिश नहीं बची, मेरे मालिक की कृपा है। मैं चंबल के बरकों में पैदा हुआ। महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है, वो मुझे शाल पहना रहे राष्ट्रपति भवन में। विश्व धर्म संसद का आपने देखिए याद दिला दिया। एक संस्थान है वर्ल्ड में, नेपाल में विश्व धर्म संसद ने मुझे सम्मानित किया। मैं अद्भुत हूँ, भरा हुआ हूँ, कंटस्थ हूँ। वाकई में। और ये जो अभी आपने बात कही कि तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ने आपसे कहा कि आप भारत के हीरे हैं, रत्न हैं, और आप देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वाकई में अगर हम आपके काम को देखते हैं, आपके शेर व शायरी देखते हैं, राष्ट्रगीत जो आपने लिखे हैं वो सुनते हैं, तो यही लगता है, जिस तरह से अभी मैंने कहा ना कि एक तस्वीर, एक खूबसूरत तस्वीर आपने देश की बनाई, उसी तरह से देश को जोड़ने का काम आपका हर लिखा हुआ जो है उसको पढ़ने से ऐसा ही महसूस होता है। तनवीर साहब, मैं जानना चाहूँगी इसके बाद का सफ़र, 60 का जो पूरा आपका सफ़र था, वो तो आपने किसी तरह से बयां करने की कोशिश की, फिर एकदम से मैं आपको 93 और 95 में ले आई, लेकिन उसके बीच में 70, 80, 90 का दशक किस तरह का था? कब आपकी किताबें छपनी शुरू हुई, प्रकाशित होनी शुरू हुई, वो आई, तो वो जो एक समय था? बहुत अच्छी बात आपने फरमाई। मेरी पहली किताब गीत और गज़ल के नाम से जी 7 सितंबर 1980 में इसका रस्म इजरा हुआ, वह विमोचन हुआ। 7 सितंबर 1980 को मेरी पहली किताब गीत और गज़ल के नाम से आई थी। और अर्जुन सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जी। तो उसका विमोचन किया था 7 सितंबर 80 को ग्वालियर में। दूसरी किताब मेरी आई नूर और खुशबू के नाम से। नूर और खुशबू बहुत चर्चित किताब हुई है, बड़े बड़े लोगों ने उस पर आर्टिकल लिखे, उसके बारे में उसको पढ़ के समीक्षाएं लिखी हैं। और उसका विमोचन जो है वो 1993 में नेपाल में विश्व धर्म संसद ने जब सम्मानित किया था, तो वहाँ नेपाल साहित्य के भीष्म पितामह जगताचार्य नेपाली बाबा और केदार मान व्यथित के द्वारा वहाँ नेपाल में इसका विमोचन संपन्न हुआ था 1993 में। उसके बाद में जो है 2012 में मेरी किताब आई रूप और रंग। उसके बाद में जो है 14 में आई नशीमर और बिजलियाँ। इसका जो है पिछले वर्ष जो है विमोचन हुआ था कश्मीर में, श्रीनगर में विमोचन हुआ था नशीमर और बिजलियों का। अभी भी किसी किताब पर आप काम कर रहे हैं? अभी मेरी वो जो थीसिस मुझ पर लिखी गई है काजी तनवीर के गज़ल साहित्य में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना, जो मुझ पर पीएचडी हुई है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आप पे पीएचडी भी की गई है, आपके लिखे हुए पर भी पीएचडी की गई है। जी।
तो वो उनका काम चल रहा है और वो जब भी जो सहयोग चाहते हैं जी, वो जी। मुझसे लेने आते हैं। काजी तनवीर साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, फ़नकार काजी तनवीर अभिनंदन ग्रंथ दिल्ली से ये प्रकाशित हुई थी, इसके बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे। बेहद चर्चित ये भी रही थी। ये एक ऐसा ग्रंथ और देश में इतनी बड़ी लकीर खिंची है साहित्य के मामले में कि उस पर आधा घंटे के डिस्कस DD1 पे हुए हैं। ये सचमुच इसी तरह का एक ग्रंथ है जिस पर सवालात किए गए प्रकाशकों से कि भाई आपने काजी तनवीर पर ही इतना बड़ा काम क्यों किया। तो प्रकाशकों का कहना यह था कि काजी तनवीर ने उस विधा को जीवित रखने का प्रयास किया है जो विधा लगभग मरती जा रही है। किस विधा की बात? राष्ट्रीय एकता सद्भाव की। जी, जी। इसको कायम रहे, चूंकि काजी तनवीर का पूरा साहित्य जो है, पूरा जीवन जो है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है और उनकी अधिकांशतः जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय एकता पर मुनहसर हैं। इसलिए हमने उन पर इतना बड़ा काम किया है और सचमुच काजी तनवीर का जो जीवन है वो बिल्कुल राष्ट्र के लिए समर्पित है, राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित है, सद्भाव के लिए समर्पित है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। इसलिए काजी तनवीर पर हमने इतना बड़ा काम किया है। वाह। तनवीर साहब, जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आम लोगों तक वो पहुंचता है, वो उन्हें पढ़ते हैं, एक हम कहें रीडर के तौर पर वो अपनी बात आप तक पहुंचाते भी होंगे। तो कोई ऐसा वाक़या आपको याद है या कोई ऐसा ख़त आपको मिला हो कभी, या किसी ने आपसे मुलाकात कर कहा हो कि हमने आपको पढ़ा और कुछ उनके इस तरह के अनुभव? मुझे यकीन है ढेर सारे अनुभव होंगे, लेकिन ऐसा कोई अनुभव जो अभी आपको याद आ रहा हो आप साझा करना चाहेंगे? कर्नाटक में एक जगह तुमकुर है कोई जी। उन्होंने जब मेरा वो ग्रंथ प्रकाशित हो रहा था मेरे बारे में, तो संपादक को उन्होंने एक पत्र लिखा और आर्टिकल लिखा और उन्होंने ये कहा कि काजी तनवीर साहब को मैंने देखा नहीं है, मुलाकात नहीं हुई है, मैं उनका साहित्य पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते मैं एक रचना पर पहुंचा। जब रचना मैंने पढ़ी तो मैंने अपनी मिसेज को बुलाया, पत्नी को बुलाया कि देखिए काजी तनवीर क्या कह रहे हैं। उनको मैंने वो रचना सुनाई। उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि अपने पड़ोसी जो हैं दोनों, उनको शाम के टाइम घर पे आमंत्रित कर लीजिए। जब मेरी पत्नी उनको आमंत्रित करने के लिए गई तो वो बड़े संकोच में थे कि भाई जिनसे हमारी दुश्मनी चल रही है, कटुता चल रही है, उस परिवार में हमारा बुलाना हुआ है, क्या कारण है। वो दोनों परिवार जो है शाम के टाइम हमारे घर पे पधारे। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ मिष्ठान बना लीजिए हाथ से। उनको बैठाला और ये कहा कि केवल काजी तनवीर की ये रचना सुनाने के लिए हमने आपको कष्ट दिया है। और वो रचना उन्होंने कहा कि सुनाइए। तो काजी तनवीर की वो रचना उन्होंने सुनाई। उसका मुखड़ा था कि हर लब पे एक फूल खिलाकर गजल कहें, आजा दिलों का फर्क मिटाकर गजल कहें, गुलदस्ते हयात मिटाकर गजल कहें। उसका एक अंतिम जो शेर था वो ये था कि तनवीर दोस्तों की इनायत तो देख ली, तनवीर दोस्तों की इनायत तो देख ली, दुश्मन को अब गले से लगाकर गजल कहें। तो बोले इसका प्रभाव ये हुआ हमारे पड़ोसियों पर कि उन्होंने हमको गले लगाया। ये काजी तनवीर का ये वाक्य, ये गजल हमारे लिए जो है ब्रह्मवाणी सिद्ध हुई। ये उसने शीर्षक लिखा था उस आर्टिकल का, काजी तनवीर की रचना ब्रह्मवाणी सिद्ध हुई। और उसका ये अंतिम पंक्तियां थी कि तनवीर दोस्तों की इनायत तो देख ली, दुश्मन को अब गले से लगाकर गजल कहें। बहुत सुंदर। अच्छा, आपकी रचनाओं में एक खास बात है, प्रेम से, स्नेह से भरी हुई ये रचनाएं हैं। हर रचना में कहीं ना कहीं यही संदेश जाता है। जिस तरह से आप कह रहे थे ना कि लकीरों को मिटा देते हैं, हमारे बीच की जो दूरी है उनको मिटा देते हैं। तो इतना प्रेम, इतना स्नेह जो 60 के दशक से सिलसिला शुरू हुआ, आज तक भी बदस्तूर जारी है, या घर में भी आपके उसी तरह का माहौल था? अब आप का जो परिवार है उसमें भी बच्चे भी जब आपके ये कविताएं सुनते हैं, नज़्म सुनते हैं, तो इसी तरह की भावनाएं वो भी परिलक्षित करते हैं? मेरे बड़ी दुखती हुई रग पे आपने हाथ रखा है जी। मेरा जो ये साहित्यिक सफर है इसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी पत्नी, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि कभी सम्मेलन में, मुशायरे में क्या नजराना मिला है।
उन्होंने हमेशा ये पूछा कि प्रोग्राम कैसा रहा, मुशायरा कैसा था, कभी सम्मेलन कामयाब रहा। हमेशा उन लोगों ने हमको ये मदद की। कभी कोई हमारे परिवार में कोई तनाव नहीं, कोई डिमांड नहीं, उनका बहुत बड़ा हमको सहयोग रहा है। और एक शेर जब मैंने कहा तो मेरे बच्चे, सबसे छोटे बच्चे की उम्र उस वक्त थी 8 साल थी, तो उसने सवाल कर दिया कि अब्बू जी क्या आपके कभी ठोकर लगी है? वो शेर मैं आपको सुनाया, शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये था कि राह में दीप रखे जाता हूं और न कोई ठोकर खाए। राह में दीप रखे जाता हूं और न कोई ठोकर खाए। कौन है अपना कौन पराया, हम तनवीर समझ ना पाए। तो मेरे 8 साल के बच्चे ने सवाल किया था कि अब्बू जी आपके कभी ठोकर लगी? वासिफ नाम है उसका, बेटे का। तो मैंने कहा बेटा ठोकर ही नहीं लगी, पैर लहूलुहान हो गया है, तब जाकर ये पैदा हुई है, बात हुई है कि अंधेरा ना रहे रास्ते में, दूसरे लोग जो राहगीर गुजरेंगे उनको ठोकर ना लगे। हमें तो ठोकर लग गई है, हम लहूलुहान हो गए हैं, लेकिन और किसी को ठोकर ना राह लगे। में दीप रखे जाता हूँ, ये मेरी मिजाज का शेर है। राह में दीप रखे जाता हूँ और न कोई ठोकर खाए। तो मेरी हवा में मैंने शायरी नहीं की है, जो जीवन यापन किया है, समाज में जो दृश्य मिले हैं, मैंने उनको उठाकर जो है शायरी करने का प्रयास किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और तनवीर साहब, आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, मुशायरे होते हैं, भारत के लिए तो कहते भी हैं कि यहाँ हर 2 कदम पे जो है यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है, चाहे चाल हो, ढाल हो, व्यंजन हो, स्वाद हो, सब कुछ बदल जाता है। तो उस तरह से पूरे भारत को देखना और फिर उस पूरे भारत को एक ही धागे में, एक ही माला में पिरोना, और वहाँ से जिस तरह का प्यार मिला है उसे अपने आप में समेटना, इसे किस तरह से आप बयां करना चाहेंगे? ये सबसे पहली बात ये है कि हमारा सौभाग्य है कि हमें भारत भूमि में जन्म लेने का बिल्कुल मौका मिला। बिल्कुल। इसका विशाल हृदय है, विशाल देश है, और जहां हमने जन्म लिया है तमाम बोलियां बोली जाती हैं, तमाम तरह के नस्ल के लोग मिलते हैं, और उस तमाम तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ निवास करते हैं। उसके बाद भी जब देश की बात आ जाती है, मिट्टी की पवित्रता की बात आ जाती है, तो सारे के सारे लोग एक स्वर में एक होकर जो है वो भारत माता की जय बोलते हैं। इसने हमको प्रभावित किया और ऐसा लगा कि इस मिट्टी का हम पर कर्ज है, और इसको चुकाने के लिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इसको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, राष्ट्रीय एकता और आदमी से आदमी को मिलाने के लिए, देश में सद्भाव पैदा करने के लिए हम कुछ समय डोनेट करें। और यही हम संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को कि इस मिट्टी में हम पढ़े बढ़े हैं, इसमें हमने जन्म लिया है। तमाम दुनिया के काम करने के बाद में 1 घंटा कम से कम हम इस राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के लिए भी काम करने के लिए दें, आदमी का दुख दर्द बांटने के लिए दें, तो हमारा देश जो है ये गुलदस्ता बन जाएगा, राष्ट्रीय एकता और सद्भाव का एक बेहतरीन गहवारा बन जाएगा। ये हमारा संदेश है। तनवीर जी, बहुत काम आपने कर लिया, लेकिन अभी भी आप बिल्कुल एक्टिव हैं, पूरी तरह से लगातार काम करते रहते हैं। और एज इज़ जस्ट अ नंबर, जैसा कि हम कहते हैं, उम्र क्या है, सिर्फ एक आंकड़ा ही तो है, तो उसको उस तरह से देखना भी नहीं चाहिए। जब तक काम करते बन रहा है करते रहना चाहिए। तो अभी भी कोई ऐसा सपना है जो सच होना बाकी है? अभी भी कोई ऐसा काम है जो करना बाकी है? या क्या काजी तनवीर साहब की अभी भी कोई ऐसी पुस्तक है जो उनका सपना है, जो आने वाले समय में हमारे सामने होगी? मेरे प्रभु ने मुझे सब कुछ अता कर दिया, सब कुछ दे दिया जी। जीवन में कोई रिक्तता नहीं बची है, कोई खालीपन नहीं है, कंठस्थ हूँ, भरा हुआ हूँ। और सोच ये है कि मेरे मालिक ने इतना दे दिया, इतना कर दिया, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत दे दी। मेरे मालिक में इसके लायक नहीं था। मैं बहुत मामूली सा आदमी है, जिंदगी के तमाम कांटे भरे रास्तों से चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ,
उसका लाख लाख बार शुक्र अदा करता हूँ। मेरे मालिक का कृपा है कि उसने मुझे इस जीवन के सफ़र में और साहित्य के सफ़र में मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मेरा सौभाग्य है, कोई आकांक्षा नहीं बची है, कोई ख्वाहिश नहीं बची है, सब कुछ सेटअप है मेरे मालिक के। बहुत सुंदर। ये पहला व्यक्ति है जो आपसे ये कह रहा है कि कोई रिक्तता नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं पूर्णतः भरा हुआ हूँ। मेरे मालिक ने मेरी औकात से ज़्यादा दिया है, ऐसा लगता है मुझे। बहुत अच्छे विचार हैं। तनवीर साहब, समय ख़त्म हो जाए उससे पहले मैं अपनी एक फरमाइश ज़रूर कर लेना चाहूँगी। मैंने सुना है आपका एक वतन गीत है मेरा महबूब, और इतना सुंदर है, इतनी सुंदर ये रचना है कि शंकर दयाल शर्मा जी, जिनका हमने पहले भी जिक्र किया है, भारत के राष्ट्रपति रहे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने ये गीत सुना था। बलराम जाखड़ साहब जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, उनकी भी आंखें नम हो गई थी, और बेहद सुंदर ये रचना है। तो समय ख़त्म हो उससे पहले ये रचना मैं ज़रूर आपसे गुजारिश करूँगी। मेरे प्रभु की देन है, मेरे मालिक की कृपा है जो ऐसी रचनाएं उसने रचित करा दी। बहुत अच्छी रचना का आपने याद दिलाया है, वो मेरी पहचान है। मैं उसका मुखड़ा आपके माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाता हूं, सामान्य तक पहुंचाता हूं, कोशिश करता हूं। मैं बहुत अच्छी रचना का याद दिलाया है। मेरा मालिक करे कि मेरा गला भी काम कर जाए इस वक्त। मेरी आँखों का उजाला, मेरा अनमोल रतन, मेरा महबूब वतन, यहाँ टैगोर के नगमे, यहाँ मीरा के भजन, मेरा महबूब वतन। चंद देखें, यह मेरे देश की माटी है जो सोना उगले, भोले मासूम किसानों की ये झोली भर दे, और हिलकोरियां ले ले के बहे गंगो जमन, और हिलकोरियां ले ले के बहे गंगो जमन, मेरा महबूब वतन। शाहजहां ने इसे उल्फत की निशानी दी है, रानी झांसी ने इसे अपनी जवानी दी है, इसके आंगन में फिरे खेलते गोपाल किशन, इसके आंगन में फिरे खेलते गोपाल किशन, मेरा महबूब वतन। यहाँ अटखेलियां करती हुई पुरवाई चले, यहाँ झरनों के हर अंदाज पे शहनाई बजे, यहाँ अंगड़ाइयां लेती हुई आती है पवन, यहाँ अंगड़ाइयां लेती हुई आती है पवन, मेरा महबूब वतन। यहाँ कश्मीर की घाटी, यहाँ पंजाब के गांव, यहाँ बंगाल की महकी हुई जुल्फों की छांव, यहाँ रंगीन लिबासों में गुलाबों से बदन, यहाँ रंगीन लिबासों में गुलाबों से बदन, मेरा महबूब वतन। और जिसके लिए ये गीत सुना जाता है तो उस गोत्र के दो बंद इसमें सुन। बिल्कुल बिल्कुल। इसका रूप निराला है चलन, मेरा महबूब वतन। यहाँ फनकार की आहों का धुआं उठता है, यहाँ मजदूर की मेहनत का गला घुटता है, मैं इसी देश का बासी, इसी माटी की गढ़न, मैं इसी देश का बासी, इसी माटी की गढ़न, मेरा महबूब वतन। इसका एक छंद सुन लीजिए जी। बहुत मकबूल हुआ है, सब लोग इसका एक मिसरा लेके जाते हैं, एक पंक्ति आपको भी समर्पित है सब लोग।
जी। ये राह चलते हुए असमत यहाँ लुट जाती है, रोटियों के लिए किस्मत यहाँ बिक जाती है, फिर भी आती नहीं माहौल के माथे पे शिकन, फिर भी आती नहीं माहौल के माथे पर शिकन, मेरा महबूब वतन। और अंतिम छंद का नाम जी। कॉलेजों को यहाँ खुद छात्र मिटा देते हैं, कारखाने यहाँ मजदूर जला देते हैं, फिर भी तनवीर मेरे मन में है आशा की किरण, यहाँ टैगोर के नगमे, यहाँ मीरा के भजन, इसके आंगन में फिरें खेलते गोपाल किशन, इसका हर रूप निराला है चलन, यहाँ अंगड़ाइयाँ लेती हुई आती है पवन, मेरा महबूब वतन, मेरा महबूब वतन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी बातचीत तनवीर साहब आपसे हुई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हमारे अंदर जो प्यार है हम उसे बांटते चले, लोगों को जो अंदर बीच की जो दूरियां हैं उनको मिटाते चले, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करते रहे। ये सीख आप आज देकर जा रहे हैं और लगातार अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से यही एक संदेश भी आप सबको देते हैं। तो इसी तरह से इस यात्रा पे लगातार सफलता के साथ आप आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो इसी तरह से व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही हम कामना करते हैं। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो चला है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।